हेलो बच्चों, आज आपको टेंथ क्लास फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, इसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसको जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और इसकी यहाँ पे दो प्रमुख घटनाओं का वर्णन करेंगे। एक है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। उसके बाद में फिर इसकी तीसरी इवेंट वर्ण विक्षेपण। तो हाई स्कूल में यही तीन हैं। इन तीन को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करते हुए इसको पूरा, इसकी परिभाषाएं और जो भी इसमें आवश्यक सूत्र हैं, फार्मूलेज, वो, और उसके बाद उसी से संबंधित न्यूमेरिकल। तो पूरा फुल यहाँ पे ये वीडियो होने वाला है, आपको इस पर ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये प्रकाश क्या है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमको कोई भी कार्य करना हो, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बगैर ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार हमको देखने के लिए भी एक प्रकार की ऊर्जा चाहिए है, जो हमें इन्हीं प्रकाश के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रकाश में उपस्थित फोटॉन, जो कि एनर्जी के पैकेट कहलाते हैं, वहाँ से ये ऊर्जा हमें मिलती है और हमारे रेटिना, आँख के रेटिना पे सेंसेशन क्रिएट करती है, जिसके माध्यम से हम किन्हीं भी वस्तुओं को देख पाते हैं। देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है परावर्तन। तो प्रकाश क्या है, पहले इसको जरा नोट कर लीजिए। देखिए, प्रकाश, अब ये प्रकाश जो है एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए या पूछ दिया जाए, कोई पूछ दे कि प्रकाश क्या है, तो इसको बहुत सरल शब्दों में आप बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी है, जो हमें वस्तुएं देखने के काम आती है। तो ये इसकी परिभाषा है, इसे आप लिख सकते हैं। और एक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो उसको नोट पॉइंट में लिख दीजिए, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल ब्रह्मांड में अभी तक कितनी भी वस्तुओं की चाल देखी गई है, उसमें सर्वाधिक प्रकाश की ही है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अधिकतम यानी कि जो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम आपकी दो जगह मिलती है, एक वायु और दूसरा निर्वात। तो निर्वात में जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चलता है 1 सेकेंड में, और वायु में भी इससे कुछ कम, लेकिन लगभग इतना ही मान लिया जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। तो सब अभी तक जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड में ज्ञात हुई हैं, उसमें सबसे अधिक चाल प्रकाश की ही है। अब इसमें प्रकाश की जो घटनाएं हैं, प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनका यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। अब देखिए, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं। तो प्रकाश की जो प्रमुख घटनाएं हैं, मेन इवेंट्स ऑफ लाइट, तो मेन इवेंट्स ऑफ लाइट जो हैं वो हैं, नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और दूसरी घटना इसमें पाई जाती है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और तीसरी, यदि हम हाई स्कूल के परिपेक्ष से बताएं तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो इसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये 3 घटनाएं हमें 10th क्लास में पढ़नी पड़ती हैं। और इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रकाश का परावर्तन दिखाने के लिए जो ऑपरेटर्स या जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है वो आपका हिंदी में उसको यंत्र बोलते हैं। तो इसका जो ऑपरेटर्स है वो है आपका दर्पण, ये हमें पढ़ना रहेगा। दर्पण को हम लोग मिरर बोलते हैं, मिरर। और प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के लिए जो हमारा यंत्र या इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं वो रहता है लेंस। तो लेंसों का काम अपवर्तन से संबंधित है और दर्पण का काम प्रकाश का परावर्तन करना है। लेंस को इंग्लिश में भी लेंस ही कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो बचता है वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण का काम यहाँ पे जो यंत्र हमारा करेगा उसका नाम है प्रिज्म, प्रिज्म। तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना पता चलती है और ये भी परावर्तन की ही घटना है, ये भी परावर्तन का ही है। तो परावर्तन हम यहाँ पे, ये भी अपवर्तन है क्योंकि अपवर्तन जो है लेंसों से भी होता है, प्रिज्म से भी अपवर्तन होता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अब इसके आगे हम चलेंगे क्योंकि प्रकाश जहाँ से होके गुजरता है उन्हें माध्यम कहा जाता है। तो प्रकाशिक माध्यम जितने भी हैं उनको हम आपको 1 बाय 1 सारे माध्यमों को यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब देखिए, सबसे ध्यान देते रहिए और दिए गए टॉपिक को आप नोट डाउन भी करते रहिए। अब यहाँ पे अगला है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाश जिन रास्तों से या जिन मार्ग से होके गुजरता है उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। माध्यम की इंग्लिश मीडियम होती है। अब यहाँ पे डालेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। तो सबसे पहले इसको बता दें ये होता क्या है। तो प्रकाश जिस मार्ग कह लीजिए, यानी कि पाथ या पदार्थ यानी कि सब्सटेंस से होकर गुजरता है उसे प्रकाश का माध्यम यानी कि मीडियम कहते हैं। तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है वही उसका माध्यम है। यदि पानी से गुजर रहा है तो उस समय उसका माध्यम पानी, और यदि प्रकाश वायु से गुजर रहा है तो उस समय उसका माध्यम वायु होता है। यदि कांच से गुजर रहा है तो उसका माध्यम उस समय कांच हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रकाशिक माध्यम कई एक है। देखिए, एक होता है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा है अपारदर्शी, उसी का ठीक उल्टा अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम को ओपेक मीडियम
और तीसरा इसमें होता है पारभाषक। पारभाषक माध्यम, और पारभाषक माध्यम को कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो ये इसके प्रकाश के किसी भी माध्यम से गुजरने या न गुजरने के आधार पे हैं, या हल्का गुजरने के आधार पे हैं। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके प्रकाश आर पार निकल जाए, तो जहाँ से प्रकाश गुजरता है, जिसके प्रकाश आर पार निकल जाए, ऐसे सभी माध्यम पारदर्शी हैं। जैसे पारदर्शी में कौन कौन आ जाएगा, जैसे शीशा हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, निर्वात हो गया, ये सब आपके पारदर्शी हैं। इनको प्रकाश पार करके बाहर चला जाता है। दूसरे अपारदर्शी, जिसके प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। तो जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, तो इसमें कौन कौन से हो गए? इसमें आपका लकड़ी को प्रकाश पार तो कर नहीं पाता है, लकड़ी हो गया और दीवार हो गई, लेकिन शीशे की दीवार होगी तो उसमें आ जाएगी। मेज हो गई, तो इनको सबको क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ये जिन्हें प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है वो सब अपारदर्शी हैं। तो पारभाषक में जिसमें प्रकाश बहुत कम अर्थात हल्का पास होता है, उसे पारभाषक कहते हैं, क्योंकि पार होने का आभास होता है। अब इसमें कौन कौन से हैं? जैसे एक आपका हो गया गंधा जल। यदि पानी गंदा है तो उसमें भी हल्का ही सा पास होता है। उसके बाद घिसा हुआ कांच, जब हमारे मोबाइल का कवर, ऊपर की स्क्रीन गंदी हो जाती है तो बढ़िया सा पास नहीं करती है। घिसा हुआ कांच। और तीसरा तेल लगा हुआ कागज। तो कागज में तेल लग जाए तो वो भी पारभाषक हो जाता है, और वैसे अपारदर्शी में रहता है, इसमें रहता है कागज। तो ये आपके कुछ माध्यम थे प्रकाश को पास करने या न करने के आधार पे। इसके अलावा भी अन्य भी माध्यम है जो उसकी माध्यम की प्रकृति के आधार पे है। ये तो प्रकाश के पार करने के आधार पे थे। अब माध्यम की प्रकृति के आधार पे देखिए, माध्यम की प्रकृति यानी इसका नेचर के आधार पे देखिए, या नेचर हटा लीजिए तो इसको स्टेट के आधार पे देखिए। स्टेट मतलब उसकी अवस्था के आधार पर। अब यहाँ पे एक होता है ठोस माध्यम, सॉलिड मीडियम या सॉलिड स्टेट, सॉलिड मीडियम, जो ठोस होते हैं जैसे कांच। एक हो गया आपका द्रव माध्यम यानी कि लिक्विड मीडियम हो गया। इसमें एक दो लिख दीजिए। ठोस में क्या है? कांच आपका ठोस ही है, ठीक है। जल आपका इसमें आ जाएगा द्रव वाले में, और तीसरे में आपका गैस यानी कि वायु माध्यम। तो वायु को कहते हैं एयर मीडियम। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, एयर मीडियम। इस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, एयर मीडियम।
एयर में मीडियम में आपकी गैसें हो गई सारी, वो सब इसमें आ जाएंगी। अब ये पार होने के हिसाब से था, ये उसकी स्टेट अवस्था के आधार पे था। अब ये तमाम सारे माध्यम बन रहे थे, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको सबको मिला के दो माध्यम तैयार किए, यानी दो माध्यमों का नाम दे दिया और सारे उसी में इंक्लूड हो गए। उनका नाम है, एक का नाम रख दिया सघन माध्यम और दूसरे का नाम रख दिया विरल माध्यम। क्योंकि सघन विरल रख दिया तो इसमें वो सारे एक ही में काउंट हो गए, अन्यथा ये फिजिक्स की परिभाषाओं को बनाने में या समझाने में समस्या क्रिएट हो रही थी। तो हम लोग जो अब केवल अध्ययन करेंगे वो दो ही माध्यमों को करेंगे, एक सघन यानी कि डेंसर मीडियम, एक आपका विरल यानी कि रेयर मीडियम। तो सारे माध्यम अभी कन्वर्ट कर दिए जाते हैं दो माध्यमों में। तो चलिए उनको भी समझ लेते हैं, ऑप्टिकल माध्यमों को। ये तो हो गया। अब आगे इसमें सभी माध्यम, ये 6 के 6 को मिला के दो माध्यम अब बनाए गए हैं, जिनको जानना आपको बहुत आवश्यक है। अब सभी माध्यमों को दो माध्यम में कन्वर्ट कर दिया गया। एक है सघन माध्यम। सघन माध्यम को हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और दूसरा होता है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम को बोला जाता है इंग्लिश में रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। अब प्रकाश सारे माध्यम में कन्वर्ट करके दो माध्यम बन गए। सघन माध्यम क्या है? देखिए, ये दोनों सापेक्षता के सिद्धांत पे आधारित हैं। इनमें से अब थोड़ा समझने के लिए ऐसे देख लीजिए, जैसे ये है एग्जाम्पल, ये कोई चीज़ है, इसमें ये हर चीज़ छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनी है। तो इस टाइप के एक अणु हैं ये वाले, और मान लेते हैं ये जल के अणु हैं। और इसमें देखिए नीचे, ये हमने वायु को सपोज किया, तो वायु के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब इसमें प्रकाश को तो छोड़ दो, यदि कोई इंसान को ही इसमें चलने कहा जाए तो उसमें इसकी चाल ज़्यादा बाधित होगी, इनकी उसकी चाल कम हो जाएगी और इसमें वो आसानी से निकल जाएगा। तो जिसमें प्रकाश की चाल बाधित होती है यानी कम हो जाती है, तो प्रकाश की चाल ये कम करता है, और ये अधिक कम करता है। इसमें ऐसे लिख लीजिए, समझने के लिए है, ये अधिक कम करता है। और ये वाला जो है, ये प्रकाश की चाल को हल्का कम करता है, हल्का कम करता है। तो ये हल्का कम करता है, तो उसी आधार पे ये रेयर और डेंसर बना दिए गए। वो एक दूसरे के सापेक्ष देखे जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। अब जैसे वायु के सापेक्ष हम देखें तो जो जल है, जल सघन है, जल जो है वो सघन माध्यम बनाएगा, यहीं पे एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। और जो वायु है वो जल के तुलना में कंपेयरिंग में, यहाँ पर कंपेयरिंग होता है, ये आपकी विरल है, तो ये विरल माध्यम बनाएगा। लेकिन अब हम यदि जल को कांच की तुलना में देखें, कांच की तुलना में या कांच के सापेक्ष देखें, जल को कांच के सापेक्ष यदि हम देखेंगे तो कांच जो है वो सघन माध्यम का काम कर रहा है, ये सघन बनेगा, और जो जल है वो विरल हो जाएगा। क्योंकि कांच की तुलना में ये विरल है, और वायु जल यहाँ पे हमने दिखाया है कि वायु के तुलना में जल तो सघन माध्यम का कार्य करता है, जबकि यदि यही जल कांच की तुलना कराई जाए कांच के साथ तो ये विरल माध्यम हो जाता है। तो ये जो है सापेक्षता के आधार पे देखे जाते हैं, और सभी माध्यमों को दो माध्यमों में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको लगभग ये माध्यम सारे स्पष्ट हो गए होंगे। तो प्रकाश जिन रास्तों से या जिन पदार्थों से होकर गुजरता है
उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। अब इसके ठीक आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की में बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं। प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं। जैसे एक हो गई आपका परावर्तन, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक घटना तो ये पाई रही है, और दूसरी पाई जाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और तीसरी इसमें पाई जाती है, हाई स्कूल के हिसाब से देखें, वैसे तो और भी हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण बस यहीं तक हाई स्कूल में पढ़ना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो यहाँ पे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन तो ये तीन घटनाएं प्रमुख हैं जो हमें 10th क्लास में स्टडी करनी पड़ती हैं। तीनों को हम एक साथ कंपेयरिंग पहले बता दें, जिससे इनमें जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें, परावर्तन का कार्य मैंने कहा था। परावर्तन के लिए जो ऑपरेटर्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स या हिंदी में कहें तो यंत्र, जो प्रयोग किया जाएगा परावर्तन का कार्य करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहले समझना। तो वो आपका होता है दर्पण, जिसे हम चेहरा देखते हैं। साइंस में उसको दर्पण कहते हैं, घर में उसको शीशा बोलते हो, मिरर। अपवर्तन का काम जो करता है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो होते हैं लेंस। लेंस, तो लेंस को हिंदी में भी लेंस ही कहते हैं। तो लेंस का काम अपवर्तन करना है। और वर्ण विक्षेपण का काम जो हमारा यंत्र करता है वो होता है आपका प्रिज्म। वो भी सारे प्रिज्मों से नहीं हो पाता है, प्रिज्म। वो भी कौन सा प्रिज्म? प्रिज्म की इंग्लिश प्रिज्म ही है। वो होता है आपका रेगुलर प्रिज्म। रेगुलर प्रिज्म इसमें अधिकतम देखने को मिलता है। अब इनको आगे जानेंगे कि सबसे पहले परावर्तन है क्या। परावर्तन बहुत सिंपल है कि प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे, और चिकना और पॉलिशदार तल जो होता है वो दर्पण ही होता है। ये पॉलिश जो करते हैं ये हमारी आयरन ऑक्साइड, या तो ये आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड जिसको आप जंग बोलते हो, या फिर सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, इसका लेप लगा दिया जाता है। अब इसमें बीच में एक लाइन खींचते हैं जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब वही कहा जाता है जो हमेशा अपने जिस तल पे वो 90 डिग्री का कोण बनाए, इधर 90 इधर, तो 90 जो बनाएगा वही अभिलंब है। अब इधर भी देखिए वायु माध्यम है, इधर भी वायु माध्यम है, और इधर साइड भी वायु माध्यम है, लेकिन इधर पॉलिश लगी हुई है तो प्रकाश इधर तो आ नहीं पाएगा। अब यहाँ से जब प्रकाश कोई टार्च लेकर के, मान लो ये टार्च हमारा प्रकाश स्रोत है, अब प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऐसे आएगा, तो आ रहा है तो इसका नाम आपतित, आपतित किरण या प्रकाश, आपतित किरण भी कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकते हैं। और इस पर टकराएगा, टकराने के बाद ये ऐसे चला जाता है। जिस माध्यम से आता है, वायु माध्यम से आया तो उसी माध्यम में, ये पहला माध्यम है, तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये चला गया, तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ये जो किरण है या प्रकाश है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो ये परावर्तित किरण है, इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कोण हमेशा अभिलंब से मापे जाते हैं। तो इंसिडेंट रे जो कोण बनाती है अभिलंब के साथ वो आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो आर। तो ये घटना है। तो इसमें जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पे टकराता है तो वो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब इसमें देख लें, इसको पहले चाहें तो नोट भी कर लें कि प्रकाश जब कभी भी किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव है, तो सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है वो दर्पण ही है। मान लिया जाता है कि जो मिरर होता है वो 100% करता है, हालांकि 100% कोई करता ही नहीं है परावर्तन, कुछ न कुछ तो अवशोषण हो ही जाता है प्रकाश का। अब यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के लिए माध्यम चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक पहले अभिलंब ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, सेम उसी की तरह पहले स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा प्रकाश स्रोत टार्च रखी हुई है, ये अब इसका अभिलंब है, 90 डिग्री कोण बना रहा है सतह पे। इधर हमारा वायु माध्यम है, वायु माध्यम को हमने पहला मान रखा है, और दूसरा माध्यम हमारा ये है सेकेंड मीडियम, जो कि कांच का है। कांच यानी कि ग्लास है, ये ग्लास है, ये एयर है। तो प्रकाश एयर फर्स्ट माध्यम से आ रहा है, सेकेंड माध्यम कांच में जा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, और यहीं से हमारी ये विडंबना समाप्त होती है। सीधी रेखा में नहीं चलता है, सीधी रेखा में चलने का प्रयास करता है। अब ये प्रकाश आ रहा था, पॉलिश तो लगी नहीं है, तो कांच एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इससे होकर प्रकाश चला जाएगा। लेकिन ये सीधी रेखा में नहीं चलता है, सीधा चलने का प्रयास करता है। तो जब ये वायु से कांच में जाता है, तो वायु जो है अभी बताया था कांच की तुलना में विरल माध्यम है, और यानी कि ये रेयर मीडियम है, और जबकि जो कांच है वो डेंसर मीडियम है इसकी तुलना में, वायु की तुलना में, क्योंकि ये हमेशा कंपेयरिंग से आते हैं। अब यहाँ से ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है ये आपतित किरण है, सेम वही नाम, ये भी इसकी आपतित किरण है। आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली, जो आ रही है, और टकराई दूसरे, जैसे इसका माध्यम चेंज होगा ये अपने रास्ते ओरिजिनल पाथ को छोड़ देता है और ऐसे अभिलंब की ओर झुकता हुआ निकल जाता है। अब ये कोण हमेशा अभिलंब से ही मापे जाते हैं, तो ये आर है। इस किरण का नाम आर क्यों है, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, इसी के नाम पे इसका नाम अपवर्तन रखा गया, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी इंसिडेंट है, उधर लिखा हुआ था वही इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे परिभाषा इसकी क्या बनेगी, जरा परिभाषा देखें। तो अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से, पहला माध्यम वायु से, जैसे यहीं पे लिखें तो वायु से दूसरा माध्यम यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरा माध्यम देखिए कांच है, ग्लास में जाता है, तो वह अपने मार्ग मतलब उसका जो पाथ है जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, पाथ से विचलित हो जाता है। विचलित होना मतलब हट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
और इसके लिए ऑपरेटर्स लिख ही दिया है, लेंस है। अब में केसेस दो होते हैं, इसमें केस दो बन जाते हैं, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। यहाँ पे दो केस क्रिएट होते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है तो, और एक सघन से विरल में जाता है तब। तो पहला केस, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर, तथा जब वह सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो अब टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा, तो मान लो यहीं टार्च रख दिया जाए और यहाँ टार्च रख देंगे तो इसी पाथ पे ऐसे दूर हो जाएगा। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखिए इससे दूर हट गया क्योंकि इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सके हैं कि अपवर्तन में दो केस भी हो जाते हैं। बस अपवर्तन क्या है, इसमें माध्यम चेंज होता है। एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है और एक से दूसरे जाने में वो अपने ओरिजिनल रास्ते से हटता है। बस अपने ओरिजिनल रास्ते से हटना ही अपवर्तन है। उसके बाद में तीसरा देखेंगे, बाण विक्षेपण। बाण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है फैलना। तो रंगों को फैलना या अलग अलग होना ही वर्ण विक्षेपण है। लेकिन इसके लिए जो ऑपरेटर जिम्मेदार है वो होता है प्रिज्म। अब ये हमारा कोई प्रिज्म है, रेगुलर प्रिज्म है। इस प्रिज्म पे पर एक कंडीशन है कि जो ये प्रकाश हम आपतित कराएं वो सफ़ेद प्रकाश होना चाहिए। सफ़ेद प्रकाश, ये कंडीशन है। सफ़ेद प्रकाश यानी वाइट लाइट, जब इस पर सफ़ेद प्रकाश देख लो आपतित होता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये एक नहीं पूरे 7 रंगों में अलग अलग टूट जाता है। और ये काम सबसे पहले न्यूटन ने किया था। सबसे ऊपर वाला जो है रेड, सबसे नीचे वाला जो है वो ब्लू, उसके बाद में ऑरेंज के बाद में फिर येलो के बाद में आपका ग्रीन के बाद इंडिगो और ब्लू। इन रंगों में अलग अलग टूट जाता है। और ये जो रंगों का टुकड़ा पूरा सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश का स्पेक्ट्रम, यही है प्रकाश का स्पेक्ट्रम। अलग अलग रंगों में टूटना ही स्पेक्ट्रम है। अब ये यहाँ से प्रकाश डाला गया ऐसे, इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे तो ये जाता नहीं है, अलग अलग रंगों में टूट जाता है। तो इसकी ज़रा परिभाषा लिख लें वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण और किसका हो रहा है, प्रकाश का हो रहा है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो जब भी पूछा जाए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने फैलना या अलग अलग होना, फैलना या अलग अलग होना। तो जब प्रकाश, वो भी कैसा, ये कंडीशन है सफ़ेद प्रकाश, ये इसका महत्वपूर्ण है। सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अलग अलग रंगों में टूट जाता है या विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और विज्ञान से ये आपका स्पेक्ट्रम मिलता है। अब इसमें हमने आज बच्चों इसमें आपको इन तीनों का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इंट्रोडक्शन के बाद में अब आगे इसके अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम और वर्ण विक्षेपण में जो आवश्यक कंडीशन है वो, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपवर्तनांक, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे।